नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम NISM सीरीज 8 के चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार-बार आते हैं। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसीलिए nismseries.com पे जाओ, वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। Question number 1. A derivative contract derives its value from which of the following? Options are A, the stock exchange, B, the underlying asset, C, the clearing corporation, and D, the broker. इसका मतलब है कि डेरिवेटिव की अपनी वैल्यू कहाँ से आती है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, द अंडरलाइंग एसेट। अच्छा, हाँ, क्योंकि देखो डेरिवेटिव का अपना कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं होता ना, ये वैल्यू शेयर, गोल्ड या करेंसी जैसे अंडरलाइंग एसेट से आती है। मतलब ये किसी और चीज पर डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली। जैसे दूध और पनीर का रिश्ता मान लो, पनीर की वैल्यू दूध से आती है। बाकी जो ऑप्शंस है ना, जैसे एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्प या ब्रोकर, ये सिर्फ प्लेटफॉर्म या बिचौलियां हैं। इनकी कोई वैल्यू नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट में। समझ आ गया। क्लियर है ना? हाँ। एकदम। क्वेश्चन नंबर 2. In the context of derivatives, what does OTC stand for? Options A, over the counter, B, on the counter, C, over the cash, D, on the contract. इसका मतलब है कि डेरिवेटिव्स में OTC का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर। हाँ, ओटीसी का मतलब है जहाँ दो पार्टियां सीधे मतलब फोन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डील करती हैं। बिना एक्सचेंज के। हाँ, स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं। आपको सिर्फ ओवर द काउंटर याद रखना है। Question number 3. Which of the following is classified as an energy resource underlying in derivatives? Options are A, copper, B, cotton, C, natural gas, D, treasury bills. इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा एनर्जी रिसोर्स यानी ऊर्जा संसाधन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस। हाँ, क्योंकि नेचुरल गैस, ऑयल और कोल ये सब एनर्जी होते हैं। और कॉपर? कॉपर एक धातु है, वाओ। बेस मेटल। कॉटन एग्रीकल्चरल है और टी बिल्स तो पूरी तरह से फाइनेंशियल एसेट हो गए। इंटरेस्टिंग। तो एनर्जी रिसोर्स सिर्फ नेचुरल गैस है यहाँ। बिल्कुल। Question number 4. A forward contract is classified as which type of contract? Options A, exchange traded, B, over the counter या OTC, C, listed security, D, standardized derivative. इसका मतलब है कि forward contract किस कैटेगरी में आता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओवर द काउंटर। अच्छा, OTC में। हाँ, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कस्टमाइज्ड होते हैं, ये सीधे दो लोगों के बीच होते हैं, इसलिए ये ओटीसी होते हैं। मतलब एक्सचेंज पर नहीं होते। एकदम सही। ये एक्सचेंज ट्रेडेड या स्टैंडर्डाइज नहीं होते, एक प्राइवेट डील होती है। Question number 5. How does a futures contract differ from a forward contract in terms of trading venue? Options A, futures are OTC, forwards are exchange traded. B, futures are exchange traded, forwards are OTC. C, both are OTC. D, both are exchange traded. इसका मतलब है कि ट्रेडिंग की जगह के हिसाब से फ्यूचर और फॉरवर्ड में क्या अंतर है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्यूचर्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड, फॉरवर्ड्स आर ओटीसी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। हाँ, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। इसको याद कैसे रखें? एक सिंपल सी ट्रिक है। फ्यूचर्स हमेशा ऑफिशियल एक्सचेंजेस पे होते हैं और फॉरवर्ड्स हमेशा प्राइवेट या ओटीसी होते हैं। बस इतना याद रखना है। एकदम क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6. What right does an option contract give to the buyer? Options A, the obligation to buy or sell. B, the right but not the obligation to buy or sell. C, the right to cancel the contract anytime. D, the obligation to pay the seller's debt. इसका मतलब है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में खरीदने वाले यानी बायर को क्या अधिकार मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल। मतलब सिर्फ अधिकार? बिल्कुल। ऑप्शन में बायर के पास अधिकार होता है जिसे राइट कहते हैं, मजबूरी या ऑब्लिगेशन नहीं होती। तो पहला ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि ऑप्शन ए में ऑब्लिगेशन लिखा है, बायर के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। इसे ऐसे समझो, आपने घर खरीदने का टोकन अमाउंट दिया। हाँ। अब आपको घर खरीदने का अधिकार है, लेकिन अगर आपका मन बदल जाए तो कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। समझ गया, टोकन अमाउंट चला जाएगा बस, लेकिन मजबूरी नहीं है। सही कहा। Question number 7. What does the buyer of an option pay to acquire the right to buy or sell? Options are A, margin, B, premium, C, tax, D, commission. इसका मतलब है कि इस अधिकार को पाने के लिए बायर क्या चुकाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रीमियम। प्रीमियम चुकाता है। हाँ, अभी जो टोकन अमाउंट की बात की ना, हाँ। फाइनेंस में उसे प्रीमियम कहते हैं। बायर प्रीमियम देता है और ये प्रीमियम सेलर, जिसे हम राइटर भी कहते हैं,
उसे मिलता है। और मार्जिन या कमीशन? वो ट्रेडिंग के दूसरे खर्चे हैं। अधिकार की जो असली कीमत है वो सिर्फ प्रीमियम है। बहुत बढ़िया। Question number 8. A swap is an agreement between two parties to exchange blank in the future. Options A. Shares. B. Physical goods. C. Cash flows. D. Liabilities only. इसका मतलब है कि स्वैप एग्रीमेंट में फ्यूचर में क्या एक्सचेंज किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कैश फ्लोज। कैश फ्लो एक्सचेंज होते हैं। हाँ बिल्कुल। स्वॉप्स में एक प्री अरेंज्ड फॉर्मूले के आधार पर कैश फ्लोज बदले जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट्स या करेंसी। फिजिकल चीजें नहीं। नहीं, शेयर्स या फिजिकल गुड्स नहीं बदलते, सिर्फ कैश का लेन देन होता है। अच्छा, समझ आ गया। हम्म Question number 9. Which market participant uses derivatives to reduce their risk exposure? Options are A. Speculators. B. Arbitrageurs. C. Hedgers. D. Brokers. इसका मतलब है कि मार्केट में अपना रिस्क कम करने के लिए डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हेजर्स। हेजर्स रिस्क कम करते हैं। सही। हेजर्स को हमेशा नुकसान का डर होता है, इसलिए वो अपना रिस्क कम करते हैं, हेज करते हैं। और स्पेकुलेटर्स? स्पेक्यूलेटर्स तो इसके बिल्कुल विपरीत है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए जानबूझकर रिस्क लेते हैं, और ब्रोकर्स तो सिर्फ ट्रेड करवाते हैं। हाँ। क्लियर है ना? Huh. Question number 10. An arbitrage deal is best defined as a deal that profits by exploiting a price difference in blank. Options. A. The same market at different times. B. Two different markets simultaneously. C. A futures and options contract together. D. Foreign and domestic currencies. इसका मतलब है कि आर्बिट्राज डील से प्रॉफिट कैसे बनता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, टू डिफरेंट मार्केट्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही समय पर। एकदम सही। एक ही समय पर दो अलग-अलग मार्केट्स में कीमत के अंतर का फायदा उठाना ही आर्बिट्राज है। अगर समय अलग हो तो वो स्पेकुलेशन हो जाएगा। समय अलग-अलग नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। हाँ, एकदम क्लियर। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं, तो गलत है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, प्रैक्टिस और भी चाहिए। NISMseries.com पे hundreds of questions हैं, हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट्स के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो, रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। Question number 11. Who guarantees contract performance मतलब settlement of transactions in exchange traded derivatives? Options. A. The broker. B. The clearing corporation. C. The buyer. D. The seller. इसका मतलब है कि एक्सचेंज पर होने वाले ट्रेड में सेटलमेंट की गारंटी कौन देता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ब्रोकर क्यों नहीं? क्योंकि ब्रोकर सिर्फ आपका ऑर्डर सिस्टम में डालता है, वो गारंटी नहीं देता। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ये गारंटी देता है, जिससे काउंटर पार्टी रिस्क एकदम जीरो हो जाता है। अच्छा, मतलब पैसा डूबने का डर नहीं। बिल्कुल नहीं। Question number 12. What was the key recommendation of the L.C. Gupta Committee report submitted in March 1998? Options are A. To ban derivatives trading in India. B. That derivatives should be declared as securities. C. To restrict derivatives to banks only. D. To delay derivatives introduction by 10 years. इसका मतलब है कि 1998 में L.C. Gupta कमेटी की मुख्य सिफारिश क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट डेरिवेटिव्स शुड बी डिक्लेयर्ड एज सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का दर्जा देना? हाँ, इस कमेटी ने डेरिवेटिव्स को सिक्योरिटीज का लीगल दर्जा देने की सिफारिश की थी। बैन करने की बात नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। बैन या डिले करने की कोई बेतुकी बात नहीं हुई थी। उनका पूरा फोकस एक सुरक्षित सिस्टम बनाने पर था। Interesting. Question number 13. Which act was amended in 1999 to include derivatives within the domain of securities? Options. A. Companies Act. B. SEBI Act. C. Securities Contracts Regulation Act या SCRA. D. Banking Regulation Act. इसका मतलब है कि डेरिवेटिव्स को सिक्योरिटीज में शामिल करने के लिए 1999 में किस कानून में बदलाव किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, SCRA। SCRA को अमेंड किया गया? सही कहा, SCRA को ही अमेंड किया गया था, सेबी या कंपनीज एक्ट को नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। समझ आ गया। हाँ। Question number 14. What was the first derivative product to commence trading in India and in which year? Options are A. Index options, June 2000. B. Stock futures, November 2001. C. Index futures, June 2000. D. Stock options, July 2001. इसका मतलब है कि इंडिया में सबसे पहला डेरिवेटिव प्रोडक्ट कौन सा था और कब शुरू हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडेक्स फ्यूचर्स, जून 2000। इंडेक्स फ्यूचर्स। हाँ, और एक एग्जाम के लिए एक मेमोरी ट्रिक देती हूँ। हाँ मुदाई। इंडिया में शुरुआत हमेशा इंडेक्स से हुई और फ्यूचर्स पहले आए। तो इंडेक्स ऑफ फ्यूचर्स। बिल्कुल, इसलिए इंडेक्स फ्यूचर्स जून 2000 में सबसे पहले शुरू हुए। Question number 15.
When did trading in index options commence in India? Options A. June 2000, B. June 2001, C. July 2001, D. November 2001. इसका मतलब है कि इंडिया में इंडेक्स ऑप्शंस की ट्रेडिंग कब शुरू हुई? सही आंसर है ऑप्शन बी, जून 2001। जून 2001। हाँ, अभी हमने देखा इंडेक्स फ्यूचर्स जून 2000 में आए, उसके ठीक एक साल बाद जून 2001 में इंडेक्स ऑप्शंस की शुरुआत हुई। मतलब पूरा एक साल का गैप था। सही। Question number 16. When did futures contracts on individual stocks start trading in India? Options A. June 2000, B. June 2001, C. November 2001, D. February 2013. इसका मतलब है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स यानी शेयरों पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग कब शुरू हुई? सही आंसर है ऑप्शन सी, नवंबर 2001। हाँ। स्टॉक फ्यूचर्स इस सीरीज का एकदम आखिरी प्रोडक्ट था जो नवंबर 2001 में आया। तो इसका पूरा सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस याद रखो, पहले इंडेक्स फ्यूचर्स, फिर इंडेक्स ऑप्शंस, फिर स्टॉक ऑप्शंस और लास्ट में स्टॉक फ्यूचर्स। Clear है? Question number 17. Liquidity risk in derivatives is defined as blank. Options A. Inability to exit from a position. B. Default by the counterparty. C. Losses due to price movement. D. The risk of exchange failure. इसका मतलब है कि डेरिवेटिव्स में लिक्विडिटी रिस्क का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इनेबिलिटी टू एग्जिट फ्रॉम अ पोजीशन। मतलब पोजीशन से बाहर नहीं निकल पाना। बिल्कुल। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब है जब आप अपनी पोजीशन से बाहर यानी एग्जिट नहीं कर पाते, कोई खरीदार ही नहीं मिलता। जैसे किसी प्रॉपर्टी में पैसा फंस जाता है। एकदम सही एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टी है आपके पास लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है, और अगर सामने वाला डिफॉल्ट कर दे तो वो काउंटर पार्टी रिस्क है। अच्छा। प्राइस का गिरना प्राइस रिस्क है। हाँ। Question number 18. Operational risk in derivatives includes losses due to blank. Options A. Market volatility. B. Fraud, inadequate documentation or improper execution. C. Counterparty default. D. Interest rate changes. इसका मतलब है कि ऑपरेशनल रिस्क में किस वजह से नुकसान होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रॉड, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन और इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन। कामकाज की गलतियां। हाँ, फ्रॉड होना, गलत डॉक्यूमेंटेशन या ट्रेड का गलत एग्जीक्यूशन, ये सब ऑपरेशन से जुड़ी गलतियां हैं। मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं। नहीं, मार्केट का ऊपर नीचे होना या इंटरेस्ट रेट बदलना ऑपरेशनल रिस्क नहीं है, वो तो मार्केट रिस्क है। Question number 19. Which of the following is not a feature of OTC derivative markets? Options A. Customized contracts. B. Guarantee by a clearing corporation. C. Private transactions. D. Decentralized credit risk management. इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा फीचर OTC मार्केट का नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गारंटी बाय अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था ना? बिल्कुल, याद है ना? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की गारंटी सिर्फ एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स में मिलती है। हाँ। ओटीसी मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए ये ओटीसी का फीचर नहीं है। समझ आ गया। क्लियर है? Question number 20. In 1973, which organization became the first marketplace for trading listed options? Options A. CBOT, B. CME, C. Chicago Board Options Exchange या CBOE, D. Kansas City Board of Trade. इसका मतलब है कि 1973 में लिस्टेड ऑप्शंस के लिए पहला मार्केटप्लेस कौन सी संस्था बनी? सही आंसर है ऑप्शन सी, शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज। हाँ, सीबीओई दुनिया का पहला ऐसा एक्सचेंज था जहां लिस्टेड ऑप्शंस की ट्रेडिंग शुरू हुई। और कैंजास सिटी बोर्ड? कंजास सिटी बोर्ड ने 1982 में पहला स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर लॉन्च किया था, लेकिन 1973 में पहला ऑप्शंस मार्केटप्लेस सीबीओई ही था। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल्ड डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों को और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट्स, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो। और जाते जाते एक बात पे गौर कीजिएगा। हमने देखा कि डेरिवेटिव्स रिस्क कम करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज के दौर में जब एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और AI का बोलबाला है, तो क्या ये टूल्स मार्केट को सुरक्षित बना रहे हैं या एक नया अदृश्य रिस्क, एक इनविजिबल रिस्क पैदा कर रहे हैं? बहुत ही सोचने वाली बात है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले सेशन में।